नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। देखिए, ये खबरों के पीछे का स्पेशल एडिशन है, मतलब रात 9 बजे की कहानी से अलग। और आज ये स्पेशल एडिशन हम लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर, सबसे अधिक वांटेड मंटू शर्मा को बिहार पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी कहां हुई है? गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। देखिए, यह बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ मंटू शर्मा ही गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ में इस गिरोह का शार्प शूटर गोविंद भी पकड़ लिया गया है। पुलिस वालों को पहले इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि दोनों साथ पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन उपलब्धि मिल गई। 21 जुलाई 2023 की रात को जब मंटू शर्मा के ऑर्डर पर मुजफ्फरपुर के सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई थी, तब से ऐसा लग रहा था कि मुजफ्फरपुर बिहार में क्राइम कैपिटल बन गया है। लेकिन इस घटना ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को झकझोर दिया था। उन्होंने इस चुनौती को अपने पर ले लिया था कि नहीं, अब तो करना होगा। मुजफ्फरपुर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। इस बात के प्रमाण थे कि यदि पुलिस एक्टिव होती, वहां जो जानकारियां थी उस पर अमल किया गया होता, तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। तो मंटू शर्मा की गिरफ्तारी कैसे हो गई? कहते हैं कि पिछले कई दिनों तक बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी और एसटीएफ के एडीजी ऑपरेशन सुशील एम खोपरे रात भर सोए नहीं थे। लेकिन इस बार यह तय कर लिया गया था कि सीधे टारगेट करेंगे मंटू शर्मा को, और इस तरीके से एक्शन लेंगे कि हम पहले किसी और की बैंड नहीं बजाएंगे, क्योंकि इससे उसे अलर्ट होने का मौका मिल जाता है। मंटू शर्मा एक ऐसा गैंगस्टर जो 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठकर बिहार में हत्या का ऑर्डर जारी करता था। इतना खतरनाक, और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। याद कीजिए, 23 सितंबर 2018 मुजफ्फरपुर के पहले मेयर शमीर कुमार को बीच बाजार में AK-47 से मंटू शर्मा ने भुनवा दिया था। गोविंद ही था जिसने AK-47 से गोलियां बरसाई थी, लेकिन इस कांड में मंटू शर्मा जेल भी नहीं गया था। उसने जुगाड़ लगाकर पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। तो इतना खतरनाक, इतना सातिर, इस स्पेशल एडिशन में आपको हम बताने जा रहे हैं कि मंटू शर्मा की गिरफ्तारी कैसे हुई। कोई सोच ही नहीं पा रहा था, लेकिन भट्टी के तेवर इस तरीके से लग रहे थे कि नहीं, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। तो कैसे मंटू शर्मा पकड़ा गया? पूरा ऑपरेशन कैसे चला? कैसे मुजफ्फरपुर से कोई 2700 किलोमीटर दूर, 2700 किलोमीटर दूर रामेश्वरम में बिहार पुलिस की एसटीएफ पहुंच गई और गिरफ्तार कर लिया गया? तो यह कहानी बहुत दिलचस्प है। रामेश्वरम क्यों गया था मंटू शर्मा? तो देखिए, जब 21 जुलाई 2023 को आशुतोष शाही और उनके 3 अंगरक्षकों की हत्या हुई, तो पुलिस हेडक्वार्टर जाग गया था। भट्टी खुद एक्टिव हो गए थे और मंटू शर्मा के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त की जा रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस से निराशा थी कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, और इस बात की भी खबर थी कि मुजफ्फरपुर पुलिस में मंटू शर्मा गिरोह के कई भेदिए हैं, उन्हें जानकारी पहले ही मिल जाती है। तो हेडक्वार्टर में इस पर मंथन शुरू हुआ और तय हुआ कि खुद हेडक्वार्टर इस मामले को देखता है। तो जब मंटू शर्मा के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त किया जाने लगा, उधर मुजफ्फरपुर पुलिस को लग रहा था कि जैसे पहले जांच करते आए हैं वैसे ही इस बार कर लेंगे। तो मुजफ्फरपुर पुलिस क्या कर रही थी? ट्रेडिशनल तरीका, मंटू शर्मा के गांव जो छपरा के परसा में है, बहलोलपुर, वहां कुर्की जब्ती की तैयारी कर रही थी। लेकिन आरएस भट्टी जानते थे, बिहार के डीजीपी, कि मंटू शर्मा को गांव बहलोलपुर में कुर्की जब्ती हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह कितने सालों से गांव नहीं आया है,
और फिर उसका अंपायर इतना बड़ा हो गया है, देश के कई हिस्सों में वह किस्म किस्म का कारोबार कर रहा है, तो गांव में कुर्की जब्ती हो ही जाएगी तो क्या असर होगा। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को किनारा कर दिया भट्टी ने। फिर जांच शुरू हुई। देखिए, सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया। जब सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया तब भी सवाल उठे, क्योंकि बिहार में अब तक यह बात ही सामने आती रही है कि सीआईडी की जांच अपराधियों को मदद पहुंचाने के लिए, अपराधियों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू कराई जाती है। पर हमने पहले भी कहा था कि इस बार दृश्य बदला हुआ है। सीआईडी सीबीसीआईडी के रूप में है। भट्टी ने इसकी सूरत बदली है और इस बार एक्शन होगा। तो देखिए, अशोक कुमार झा जो सीबीआई से लौटे थे, आरएस भट्टी भी 12 साल तक सीबीआई में रहे, वे इंटरपोल से भी कोऑर्डिनेट करते थे। छोटा राजन की गिरफ्तारी में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो सीआईडी में सीबीआई से लौटे अशोक कुमार झा को इस कांड की जांच का जिम्मा दिया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस आउट। और मुजफ्फरपुर पुलिस का ऑपरेशन ऐसा किया गया कि उनके कई थानेदार, करीब 8 की संख्या में, और साथ में एडिशनल एसएचओ, उन्हें जिला बदर कर दिया गया, जो वहां जमे हुए थे कि आप सभी नाकारा हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भट्टी ने चुनौती स्वयं ग्रहण कर ली थी। जब मंटू शर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाने लगी तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि वह जब किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाता है, जब उसके ऑर्डर पर हत्या हो जाती है, तो वह भगवान को थैंक यू बोलने जाता है, भगवान को धन्यवाद बोलने जाता है। और वह महादेव का भक्त है, सावन का महीना है। यह बात भी जानकारी में आई कि 2022 में जब वह मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह पुणे जाना चाहता था, पुणे जाने की तैयारी में था, वहां त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करना था। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी मंटू शर्मा कहीं ना कहीं, किसी न किसी ज्योतिर्लिंग पर भगवान को धन्यवाद देने जाएगा, थैंक यू बोलने जाएगा। और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाया था कि पूछिए मत। आशुतोष शाही की हत्या के बाद पहले समीर कुमार की हत्या हुई, अब तो मुजफ्फरपुर में मंटू शर्मा के नाम की बादशाहत कायम हो गई थी। गोविंद शार्प शूटर, उससे लोग कांपने लगे थे। आशुतोष शाही इस बात को जानते थे कि मंटू शर्मा मेरी हत्या करेगा। इस कारण ही वे बुलेट प्रूफ गाड़ी पर चलने लगे थे। बीच सड़क पर आशुतोष शाही को नहीं भूना जा सकता था, इसीलिए वकील के घर में घुसकर आशुतोष शाही की हत्या की गई थी। यह बात भी सामने आई थी कि आशुतोष शाही भी मंटू शर्मा और गोविंद का मर्डर कराना चाहते थे, चाहे पुलिस वाले मार दें या दूसरे अपराधी गिरोह। इसके लिए भी करोड़ों रुपए की सुपारी देने की तैयारी चल रही थी। तो मुजफ्फरपुर क्राइम का पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। तो जब मंटू शर्मा के पीछे आरएस भट्टी, सुशील एम खोपरे और एसटीएफ के एसपी संजय सिंह लगे, तो यह बात करीब करीब तय हो गई कि यह पकड़ा जाएगा किसी धर्म स्थान पर, वैसे शहर में जहां बड़े मंदिर हैं। रामेश्वरम 2700 किलोमीटर दूर, द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक। जैसे हमारे लिए, आपके लिए काशी विश्वनाथ है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम है। रामेश्वरम एक ऐसा शहर जहां एपीजे कलाम हुए, भारत के राष्ट्रपति। रामेश्वरम एक ऐसा शहर जहां राम सेतु है। रामेश्वरम को ही मंटू शर्मा ने क्यों चुना, इस बात को भी समझना होगा। देखिए, रामेश्वरम पहुंचना आसान नहीं है। एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। आपको चेन्नई से जाना होगा या फिर मदुरै से जाना होगा। ट्रेन में भी वक्त लगता है। तो मंटू शर्मा को अपने आप पर इतना भरोसा था और उसे पुलिस के भीतर अपने नेटवर्क पर भी इतना भरोसा था कि उसने रामेश्वरम चुन लिया कि यहां तो पुलिस को आने में कई दिन लग जाएंगे, तब तक कोई ना कोई भेदिया
जानकारी हमें दे ही देगा। लेकिन उसे यह कहां पता था कि इस बार भट्टी का डंडा मुजफ्फरपुर पुलिस पर इस तरह चल रहा है कि कोई सूचना लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा, या यूं कहें कि सूचना उसे प्राप्त ही नहीं होगी। तो इस कारण ही उसने रामेश्वरम को चुना था। रामेश्वरम में उसने पूजा भी कर ली थी, भगवान को थैंक यू भी बोल दिया था कि देखिए आपके आशीर्वाद से हमने अपने एक और बड़े दुश्मन आशुतोष शाही को खत्म करा दिया है, अब तो मुजफ्फरपुर में बादशाह। कहने वाले कहते हैं कि वह फिर से इस जुगाड़ में लग गया था कि कोई ना कोई अदालत उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दे। इसके लिए वह संपर्क भी साधने लगा था। 2018 में समीर कुमार की हत्या के बाद सफलता तो मिल ही गई थी, और सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि तब मुजफ्फरपुर की पुलिस ने और बिहार की पुलिस ने आज की तरह भट्टी की तरह पीछा नहीं किया था मंटू शर्मा को। गोविंद ने भी सरेंडर किया था, वह पकड़ा नहीं जा सका था। तो एक बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब आप जानना चाहते होंगे कि एसटीएफ आखिरकार पहुंच कैसे गई रामेश्वरम। रामेश्वरम में मंटू शर्मा और गोविंद साथ है, इसकी भनक एसटीएफ को कोई 2 दिनों पहले लग गई थी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था। देखिए, जब पकड़ा गया है गोविंद तो वह यह कह रहा है एसटीएफ को कि हम तो इधर ही थे, हमने कहां आशुतोष शाही की हत्या की। खैर, इसकी जांच पड़ताल आगे की जाएगी। तो देखिए, तरीका यह निकाला गया कि हम किसी मंटू शर्मा के चेले चट्टे को अभी नहीं उठाते हैं, छूते ही नहीं है, क्योंकि इधर हम उठाना शुरू करेंगे, पकड़ना शुरू करेंगे, डंडा बजाना शुरू करेंगे तो खबर मंटू शर्मा तक पहुंच जाएगी और वह और दूर भाग जाएगा। अभी किसी को नहीं छुएंगे तो वह कहीं निश्चिंत बैठेगा, और पकड़े जाने के लिए निश्चिंतता आवश्यक है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने वैसा ही फार्मूला निकाला जैसा फार्मूला उन्होंने साल 2005 में बिहार के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए निकाला था। याद कीजिए, संस्मरण कीजिए, 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। केजे राव इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर थे। पहला चुनाव हो चुका था, लेकिन शहाबुद्दीन का आतंक खत्म नहीं हुआ था। केजे राव दूसरे चुनाव में चाहते थे कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। वे भागे चल रहे थे, लेकिन शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तब केजे राव आरएस भट्टी को लेकर सीबीआई से बिहार आए थे चुनाव कराने के लिए, और तैनाती कराई थी सिवान में। तब एसपी के पोस्ट को डीआईजी के पोस्ट में अपग्रेड किया गया था। मतलब एसपी का पोस्ट ही सिवान में आरएस भट्टी की तैनाती के लिए डिलीट कर दिया गया था। जब आरएस भट्टी पहुंचे, बिना किसी शोर के काम करते हैं, बिना कोई हल्ला किए हुए। डीजीपी बनने के बाद भी उन्होंने कोई बाइट दिया है, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, इसका उदाहरण नहीं मिलता है। तो आरएस भट्टी ने सिवान की कमान संभाल ली थी। जब वे काम करना शुरू किए तो पहले तो ऐसा लगा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सारा ऑपरेशन ही बंद हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा है। आरएस भट्टी के आने के पहले वहां जो एसपी थे, वे कम से कम डंडा तो बजा रहे थे, रोज छापेमारियां तो हो रही थी, टीम देश के कई हिस्सों में जा तो रही थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं। जो खबरें फ्लैश होती थी वह भी बंद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन यह खबर देर रात को ब्रेक होती है कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां? दिल्ली में। और गिरफ्तार किसने किया? सिवान पुलिस की सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी ने। सभी इस खबर को सुनकर अबाक रह गए थे, यह कैसे हुआ। बाद में भट्टी ने बताया था अपना फार्मूला कि जब उन्होंने सिवान की कमान संभाली तो उन्होंने देखा कि यहां शहाबुद्दीन के भेदिए बहुत हैं। कुछ ही चुनिंदे पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्हें शहाबुद्दीन के पीछे लगाया जाता है, और जब जब वे शहर से बाहर होते हैं
तो शहाबुद्दीन सतर्क हो जाता है। इसलिए उन्होंने पुरानी टीम को ही किनारा कर दिया और एक नई सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी पर भरोसा जताया, विश्वास हासिल किया, मजबूती दी, ऊर्जा दी कि तुम यह काम कर सकती हो और तुम्हारा नाम भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। इसी का परिणाम यह रहा कि दुनिया को खबर नहीं लगी और शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस ने भी स्वीकारा कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने की है और गिरफ्तारी इतनी तेज हुई थी कि थाना जाने के पहले शहाबुद्दीन को कपड़ा बदलने का मौका भी नहीं मिला था। तो इसी फार्मूले पर इस बार भी भट्टी चले। मुजफ्फरपुर पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन से आउट कर दिया गया। ऑपरेशन के लायक थी ही नहीं, वहां इतना अंतर्द्वंद और वहां खबरों की ऐसी लीक कि संभव ही नहीं था। तो एसटीएफ की कई टुकड़ी तैयार की गई। इंफॉर्मेशंस थे लखनऊ के बारे में, जानकारियां थी नोएडा के बारे में, खबर थी गुड़गांव के बारे में, मुंबई के बारे में, पुणे के बारे में। यह भी जानकारी मिली कि अपराध की दुनिया से इतर मंटू शर्मा कई बड़े प्रदेशों में बड़े बड़े ठेकों का काम कर रहा है, मतलब ठेके मिले हुए हैं। फिर अब यह सवाल पैदा हुआ कि मुजफ्फरपुर पुलिस को आउट तो कर दिए, लेकिन मंटू शर्मा कैसे पकड़ा जाएगा? तो घंटे दर घंटे पूरे ऑपरेशन की तैयारी की गई। किस घंटे में कौन सा काम पूरा किया जाएगा? घटना स्थल से डंप डाटा से कुछ नंबर्स हासिल हुए थे, मोबाइल नंबर्स, उन पर काम किया गया और उससे कुछ संकेत मिले। फिर मंटू शर्मा की फैमिली पर नजर रखी गई। यह सही है कि मंटू शर्मा के क्राइम से मंटू शर्मा की पत्नी, बेटे या बेटी का वास्ता नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए पति तो मंटू शर्मा है ही और बेटी और बेटे के लिए मंटू शर्मा पिता तो हैं। बेटी और बेटे दोनों बहुत अच्छे हैं, यह भी बात सामने आई। लेकिन देखा यह गया कि मंटू शर्मा के करीबी कौन लोग रहे हैं। कई जानकारियां मिल गई। 2022 में जब मुंबई से मंटू शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, तो वह किस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था उसे निकाला गया, उस पुराने फोन के सीडीआर को, और उससे यह जानकारी ली गई कि कौन से नंबर्स थे जिस पर मंटू शर्मा फ्रीक्वेंट बातचीत करता था। मतलब 2022 के मोबाइल नंबर्स, अब तो मंटू शर्मा ने नंबर बदल लिया था, लेकिन यह भी सच है कि यदि वह मोबाइल इस्तेमाल न कर रहा होता तो रामेश्वरम में पकड़ा नहीं जाता। तो नंबर्स निकले जिस पर फ्रीक्वेंट बात करता था। उन नंबरों को सर्विलांस पर रख दिया गया, उन नंबरों को सुना जाने लगा, किसी को टच नहीं किया जा रहा था। फिर यह देखा गया कि जब आशुतोष शाही की हत्या हो गई और जितने नंबर्स आ गए हैं, परिवार वाले, करीबी जाने जाने वाले, और जिन लोगों ने 2022 में मंटू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, यह गिरफ्तारी आया राम गया राम की तरह हुई थी, मतलब जेल आया और चला गया। इस बीच उसने भारत जलपान के सौदे को भी कंप्लीट कर लिया था। तो उसे जमानत दिलाने में या जेल में मुलाकात करने वाले कौन लोग थे? तो करीब 40 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर आ गए और सबसे पहले इस बात को नोटिस किया गया कि आशुतोष शाही की हत्या की वारदात के बाद इन नंबरों से क्या एक्टिविटी हुई है। जैसे ही सूचना फ्लैश हुई कि आशुतोष शाही की हत्या हो गई, तो इन नंबरों पर किसका फोन आया या फिर इन नंबरों से किसको फोन किया गया, बहुत सॉलिड क्लू मिला। क्योंकि मंटू शर्मा किसी के संपर्क में सीधे तो था नहीं, तो कड़ी से कड़ी जोड़ा जाने लगा कि हत्या की खबर मंटू शर्मा तक कैसे पहुंची और मंटू शर्मा ने इसके बाद क्या क्या किया। कुछ नंबर्स मिलते चले गए, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात थी
कि बहुत सारे कॉल्स और चैट्स व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे थे। तो अब व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को कैसे डिकोड किया जाए? तो खबर है कि भट्टी की टीम व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर में पहुंच गई। वहां से कई सारे मोबाइल्स नंबर के व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस को रिट्रीव किया गया, प्राप्त किया गया। तो इससे यह जानकारी मिलने लगी कि मंटू शर्मा कहां गया है, कब गया है, कैसे गया है, वारदात के दिन कहां था। वह नंबर प्राप्त कर लिया गया जिस नंबर का इस्तेमाल अभी मंटू शर्मा कर रहा था। तो बड़ा सवाल, मंटू शर्मा के नंबर का पता तो चल गया, गोविंद उसके साथ कब पहुंचा? मंटू शर्मा गिरोह का सबसे शार्प शूटर, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर तो मंटू शर्मा रहता नहीं था, गोविंद ही क्राइम को अंजाम देता था। तो इसके लिए भी बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई। तो मंटू शर्मा ने गोविंद को यह समझकर बुला लिया था कि गोविंद को कई लोग पहचानते हैं, कई लोग जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह पहले गिरफ्तार कर लिया जाए और बाद में इसकी गिरफ्तारी के फेर में मैं सूली पर लटक जाऊं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मंटू शर्मा स्वयं को होशियार समझता था, लेकिन मोबाइल के फेर ने उसे नासमझ बना दिया और भट्टी की पुलिस वहां पहुंचने में कामयाब रही। तो यह ऑपरेशन बगैर किसी चेले चट्टे को उठाए हुए, डिजिटल सर्विलांस से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, व्हाट्सएप को डिकोड कर वहां तक पहुंचे। देखिए मैंने क्या कहा, डंप कॉल को, फिर उन नंबर्स को घटना के तुरंत बाद किस किस नंबर से जो उनके करीबी थे, फिर वे नंबर्स भी हासिल कर लिए गए थे जो समीर कुमार की हत्या के बाद, अग्रिम जमानत लेने के बाद मंटू शर्मा इस्तेमाल कर रहा था। तो जब वह जमानत पर था तो लोगों से खुले में बात करता था, रहना कहीं लखनऊ और नोएडा में होता था। तो जिनसे लगातार बातचीत होती थी, जिनसे कारोबारी रिश्ता था, उनके नंबर्स, तो यह देखा गया कि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और इसी नेटवर्क के तहत यह समझकर भगवान को तो थैंक यू बोलना ही था, वह रामेश्वरम पहुंचा। रामेश्वरम पुलिस पहुंच जाएगी, इस बात से वह झुंझलाया हुआ था इस बार कि मुजफ्फरपुर पुलिस से उसे भीतर की खबर मालूम नहीं हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि मुजफ्फरपुर पुलिस को खुद ही नहीं पता था। उसे तो इतनी ही जानकारी थी जो वह खुद कर रही थी, भट्टी क्या कर रहे हैं यह तो पता ही नहीं था। तो देखिए अब मंटू शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया, गोविंद भी पकड़ लिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिहार पुलिस के लिए चुनौतियां खत्म हो गई है। मंटू शर्मा जेल के भीतर होगा, गोविंद जेल के भीतर होगा, क्या उसकी बादशाहत कायम नहीं रहेगी? यह बड़ा सवाल होगा। मंटू शर्मा, गोविंद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस गिरोह के पास जो हथियार हैं वो कहां है? ओंकार कहां है? अब उसे लाया जा रहा है, इसके बाद पुलिस रिमांड पर लेगी। और इस बात तैयारी इस बात की है भट्टी की कि एक संदेशा दे और मंटू जल्दी जेल से न निकल पाए, गोविंद जल्दी जेल से न निकल पाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भट्टी जब पीछे लग जाते हैं तो अंतिम तक पीछा करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। भट्टी जब 1990 के दशक में पटना के सिटी एसपी थे, तभी पटना में मसरक के विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी, बम मारकर। 24 घंटे के भीतर भट्टी ने क्रैक कर लिया था कि इस हत्याकांड के पीछे प्रभुनाथ सिंह है। और फिर प्रभुनाथ सिंह के पीछे भट्टी ऐसे पड़े कि प्रभुनाथ सिंह को भागने की जगह नहीं मिली थी। संडे के दिन उन्हें भागते हुए, जान बचाते हुए एक मजिस्ट्रेट के घर में जाकर शाम को सरेंडर करना पड़ा था। और फिर गुस्से में भट्टी
छपरा पहुंचे थे। अनुसंधान इस तरीके से किया गया कि प्रभुनाथ सिंह को सजा ही हो गई, जान ही रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो इस बात संदेशा देने की कोशिश है। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन 440 आरएस भट्टी का, इस बात का भी ध्यान रखिए कि सिर्फ आशुतोष शाही हत्याकांड की पड़ताल नहीं होगी। शमीर कुमार, जिसकी जांच पूरी की जा चुकी है, वह मामला भी खुलेगा। जमीन के दूसरे सौदों के मामले खुलेंगे और सभी के तार जोड़े जाएंगे। इससे किसको नुकसान हुआ, इससे किसको फायदा हुआ, यह भी देखा जाएगा। जांच नेताजी पर भी जाएगी, यह भी तय है। तो आगे क्या, यह भी आपको हम बताएंगे खबरों के पीछे के स्पेशल एडिशन में। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आज मंटू शर्मा और गोविंद की गिरफ्तारी का दिन है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे तो हम स्पेशल एडिशंस लेकर आएंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।